हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस बी ट्यूटोरियल के इस नए वीडियो में। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको मिलने वाली है इलेक्शन से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। अभी झारखंड में वर्तमान में निकाय चुनाव हुए हैं, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का चुनाव हुआ, उसका परिणाम भी आ गया। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आज के इस वीडियो में, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन सभी जानकारियां जो कि चुनाव या निर्वाचन आयोग से लेकर होंगी, वो सभी चीजों को आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो नमस्कार, इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम देखते हैं निर्वाचन और उससे जुड़ी हुई खास खास बातें। जैसे कि निर्वाचन, हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो भी जनता के द्वारा ही चुने गए हैं, लेकिन क्या ये नरेंद्र मोदी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने गए हैं या फिर जनता ने इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के रूप के पद पर बैठाया है। फिर कौन कौन से चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, साथ में पंचायत के चुनाव होते हैं, या फिर चुनाव आयोग क्या होता है, राज्य चुनाव आयोग क्या है, भारत चुनाव आयोग क्या है। ये सभी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे और ये सभी चीज जो आज आपको वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भारत में कब से चुनाव शुरू हुआ, यानी जब लोकतंत्र आया भारत में, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तो प्रारंभिक समय कब से था जब से चुनाव शुरू किया जाने लगा, यानी लोकतंत्र की शुरुआत कब से हुई। तो भारत में जो पहला चुनाव शुरू हुआ था वो आजादी से पहले की अगर बात करें तो आजादी से पहले 1909 में ही भारत में चुनाव या फिर लोकतंत्र, एक तरह से अधूरी लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। यानी जो चुनाव या जो निर्वाचन हम लोग आज देख रहे हैं वो निर्वाचन या उस तरह के निर्वाचन की प्रक्रिया आजादी से पहले 1909 में ही कर दी गई थी, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत लाया गया था। और इसमें क्या था, तो इसके तहत केंद्रीय और विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाता था। यानी केंद्र में एक संघीय सदस्य था, एक संघीय व्यवस्था थी, ऊपर से एक विधान परिषद की व्यवस्था थी प्रांतों में। तो उनके लिए केंद्रीय और विधान परिषदों के सदस्यों को चुनने का प्रक्रिया 1909 के उस इंडियन काउंसिल एक्ट से शुरू कर दिया गया था। इसमें वोट कौन देते थे, तो इसमें मताधिकार सभी जनता के लिए या फिर सभी वहां के रहने वाले निवासियों के लिए नहीं था, बल्कि वोट देने का अधिकार यानी अपने मत का अधिकार कुछ खास जमींदारों को था, व्यापारियों को था, शिक्षित वर्ग को था, या फिर जो बड़े करदाता थे। बड़े करदाता कौन, तो जिनका इनकम ज्यादा होता है, जो गवर्नमेंट को यानी उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो ज्यादा टैक्स देते थे वही वोट दे सकते थे, बाकी और कोई दूसरा लोग वोट नहीं कर सकते थे। उसके साथ साथ इसी अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को भी लाया गया था और यहीं से कहीं ना कहीं भारत में फुट डालो और राज करो की नीति का भी शुरुआत कर दिया गया था। यानी धर्म के आधार पर एक ध्रुवीकरण किया गया था, ये इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। और वहीं से हिंदू और मुस्लिम में अपने हक के लिए लड़ाई ज्यादा होने लगा और ये कटुता बढ़ने लगी। साथ में कहें तो एक जो दंगा फसाद की जड़ था, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने यही 1909 की इसी एक्ट से बो दिया था। इसके बाद और आगे चलते हैं, तो जो दूसरा चुनाव भारत में किसी एक्ट ने लेकर आया था वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और वो 1919 में आया था, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। 1919 में आया था। इसमें भी निर्वाचन की कुछ नई नीतियों को लाया गया था, जैसे कि ये द्विसदनीय यानी उच्च सदन और निम्न सदन जो वर्तमान में केंद्र में है, जैसे कि राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन, इसकी व्याख्या या फिर इसका परिकल्पना 1919 के उस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से भी लाया गया था। और इसके तहत द्वैध शासन, केंद्र और प्रांत, यानी केंद्र का शासन अलग और प्रांत का शासन अलग, जो वर्तमान में है केंद्र और प्रांत के रूप में हम लोग अपने राज्य को देख रहे हैं, तो उसी तरह से उस समय ये परिकल्पना या फिर ये व्यवस्था लाई गई थी। इसमें केवल 10% लोगों को ही मत डालने का अधिकार था। वो 10% लोग कौन होते थे, वही जो सबसे ज्यादा अमीर थे, शिक्षित थे, जो कर देते थे गवर्नमेंट को, वही 10% लोग इसमें अपने वोटिंग को कर पाते थे। फिर जो तीसरा नियम आया था, तो भारत में तीसरा आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि सबसे बड़ा एक्ट है, जिसके बहुत सारे अधिनियम वर्तमान में भी भारत के संविधान में चल रहे हैं। उससे वहां से भी इलेक्शन या निर्वाचन की कुछ बातों को जोड़ा गया था। जैसे प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता दी जाएगी, यानी प्रांतों में एक प्रांतीय स्वायत्तता रहेगी, वहां से कुछ योजनाओं को, कुछ परिक्रमाओं को किया जा सकता है प्रांत से। ये किस शुरुआत की गई थी, 1935 के उस एक्ट के तहत इसमें बढ़ोतरी की गई थी मतदाताओं के प्रतिशत में, जो कि पहले मात्र 10% था, अब वो मतदाता बढ़कर 14% हो गए थे। लेकिन वो 14% भी वही लोग थे जो बड़े बड़े करदाता या फिर बड़े बड़े अमीर लोग हुआ करते थे। और इसी प्रांतीय स्वायत्तता की इस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी भाग लिया था
और उसने कई प्रांतों में अपनी सरकार का भी गठन किया और कई प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सरकार भी उस समय बनाया गया था 1935 के उस एक्ट के तहत। अगर उसके बाद बात किया जाए तो भारत में चौथा निर्वाचन का जो प्रक्रिया हुआ था वो 1946 में हुआ था और 1946 में भारत के संविधान लिखा जाना था और भारत के संविधान को लिखने के लिए एक सदस्यों की एक टोली बनाई जा रही थी कि कौन कौन से लोग भारत के संविधान लिखने में अपने सहमति को देंगे, अपने इच्छा को व्यक्त करेंगे, या फिर जो भी अनुसूचियां अनुच्छेद जोड़ी जाएंगे उसमें किसकी किसकी सहमति होगी, उन सभी का विचार लेने के लिए जो गठन किया गया था संविधान सभा का, उसके लिए इलेक्शन हुआ था 1946 में। और उस इलेक्शन में ब्रिटिश क्षेत्र से जितने भी लोग थे उसमें लगभग 10 लाख जनता यानी 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सदस्य को चयनित करना था चुनाव के माध्यम से, और देशी रियासतों से सदस्यों को मनोनीत किया गया था ताकि वो संविधान के निर्माण में अपनी सुझाव या अपने विचारों को व्यक्त करें। फिर संविधान सभा का चुनाव जो था वो जिससे पहले जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हो चुका था सदस्य, उनके द्वारा भी संविधान सभा में सदस्यों को चुना गया और फिर वहीं से संविधान सभा को और आगे बढ़ाया गया। यह चुनाव कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत किया गया था। अगर बात किया जाए कि जो संविधान सभा का निर्वाचन था, चुनाव था, वो किस प्लान के तहत या फिर किस एक्ट के तहत किया गया था, तो संविधान सभा का वो चुनाव कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत किया गया था। इसके बाद स्वतंत्र भारत में चुनाव कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में बात करें। इससे अभी तक हम लोग जो बात किए थे वो परतंत्र भारत यानी जब भारत ब्रिटिश के अंडर था उस समय कौन कौन से निर्वाचन और कब से निर्वाचन शुरू हुए थे उसके बारे में देखें। अब हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में कैसा चुनाव या क्या प्रक्रिया चला। तो भारत की स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्र के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ उससे पहले संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि था 324, और यही अनुच्छेद भारत में निर्वाचन और निर्वाचन की प्रक्रिया को व्याख्या करता है कि किस तरह से निर्वाचन, किन किन चीजों का निर्वाचन होगा, उसका प्रक्रिया क्या होगा। तो 324 जो अनुच्छेद है भारत के संविधान का, उसी में इसका व्याख्या किया गया है। और इसी अनुच्छेद के तहत 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो स्थापना थी वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। फिर जब देश में संविधान लागू हुआ यानी जब लोकतंत्र की शुरुआत की गई तो उस समय 1951-52 में देश में पहला आम चुनाव हुआ, और इस आम चुनाव में न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी यानी विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव एक साथ हुआ, और एक साथ ही लोग अपने राज्यों के विधायकों को भी चुने और देश के सांसद को भी चुने थे। तो 1951-52 में देश में पहला आम चुनाव हुआ और इसमें लगभग 17.3 करोड़ मतदाताओं की सूची बनी, और इतने मतदाताओं की सूची यानी ऐसे लोग एलिजिबल थे जो कि वोट डाल सकते थे। लेकिन उन लोगों में क्या थे, तो उन लोगों में लगभग 85% यानी 75% मतदाता ऐसे थे जो कि निरक्षर थे, यानी जिनकी शिक्षा बहुत कम थी, जिनकी शिक्षा नहीं के बराबर थी, या फिर कहते जिनकी शिक्षा नहीं थी, वैसे मतदाता उस समय 1951-52 में मतदान में भाग लिए थे। तो अगर इसके बाद बात किया जाए तो भारत में चुनाव के स्तर कौन कौन से हैं या फिर किस किस स्तर पे भारत में चुनाव होता है, तो भारत में इलेक्शन के लिए 2 आयोग का गठन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपसे पूछता है, अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछता है, या फिर ये जानना अगर हम लोकतंत्र में हैं और एक अच्छे मतदाता है, एक अच्छे नागरिक है, तो हमें इन सब बातों को जानना चाहिए कि भारत में 2 तरह के चुनाव आयोग या फिर 2 तरह के आयोग बने हैं जो जिनको चुनाव कराने की जिम्मेदारी मिलती है। पहला आपका हो जाता है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव, और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव। दूसरा होता है राज्य निर्वाचन आयोग, उसके अंतर्गत भी चुनाव कराया जाता है। तो कौन कौन से चुनाव किस किस आयोग के अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहले जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा कौन कौन सा चुनाव होता है, तो उसके द्वारा लोकसभा का चुनाव कराया जाता है जिसमें हम लोग सांसद को चुनते हैं। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव भी इसी चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है जिसमें राज्यसभा के सांसद लोग चुने जाते हैं जो विधायक के मत से होता है। उसके बाद राष्ट्रपति को का चुनाव भी यही आयोग कराती है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी चुनाव, साथ में विधानसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव। तो ये 6 प्रकार के चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग भारत के द्वारा यानी इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा कराया जाता है। अगर आगे बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग जो दूसरा आयोग है उसके अंतर्गत कौन कौन से इलेक्शंस आते हैं उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर जिला परिषद का चुनाव होता है जो कि पंचायत के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है पंचायत समिति का चुनाव जिसमें बीडीसी वगैरह को चुनते हैं। तीसरा होता है ग्राम पंचायत का चुनाव जिसमें मुखिया और वार्ड सदस्य का चुनाव किया जाता है।
चौथा होता है नगर निगम का चुनाव, जिसमें महापौर या मेयर का चुनाव होता है, साथ में वार्ड पार्षद का चुनाव होता है। उसके बाद नगर परिषद का चुनाव होता है, जिसमें हम लोग नगर परिषद के अध्यक्ष को चुनते हैं और साथ में नगर परिषद अध्यक्ष के साथ साथ उसके वार्ड सदस्य को भी या वार्ड पार्षद को चुनते हैं। फिर छठा होता है नगर पंचायत चुनाव। इसमें भी हम लोग नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अलग अलग वार्ड के वार्ड पार्षद का चुनाव करते हैं। तो ये सभी जो चुनाव हैं, ये 6 चुनाव, ये चुनाव आते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। वर्तमान में झारखंड में अभी अभी जो फिलहाल में इलेक्शन हुए हैं, वो इलेक्शन अगर किसी आयोग ने कराया है तो वो आयोग है राज्य निर्वाचन आयोग, जिसमें हम लोग जो पहले 3 जो चुनाव है, जिला परिषद, पंचायत समिति चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, ये तो पहले ही हो चुका है, लगभग 2 साल पहले ही हो चुका है। लेकिन वर्तमान में जो 3 चुनाव हुए हैं, नगर निगम चुनाव, नगर परिषद चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, ये तीनों चुनाव जिसका परिणाम कल निकल के आया 27 फरवरी को, उसमें मैंने भी मतदान किया है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप देख सकते हैं, मार्क लगा हुआ है कि मैंने भी वोटिंग किया है। तो ये जो चुनाव होते हैं, ये सभी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अब शुरुआत से चलते हैं कि लोकसभा चुनाव की क्या-क्या प्रक्रियाएं हैं या फिर कैसे होती है। तो लोकसभा जो चुनाव होता है हर 5 वर्ष में होना आवश्यक है। इससे पहले भी हो सकता है, उससे बाद भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो अगर 5 साल के भीतर सरकार गिर जाती है या फिर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, तो उसके अंदर 5 साल के भीतर भी दोबारा चुनाव चुनाव कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा भंग हो जाती है, संसद भंग हो जाती है, सरकार भंग हो जाती है तो, या फिर 5 साल के बाद भी सरकार नहीं बनेगी, अगर किसी कारण से आपातकाल लागू किया गया है, तो 5 साल के बाद भी चुनाव को टाला जा सकता है, जब तक स्थिति अच्छे से ना हो जाए। फिर भी अगर सब कुछ सही चल रहा है, तो 5 वर्ष में चुनाव होना आवश्यक है लोकसभा का। दूसरा, लोकसभा के लिए जो सदस्य होगी, उनको जनता प्रत्यक्ष चुनती है, यानी जो पब्लिक है, वो डायरेक्ट वोट करते हैं और लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं। फिर चुने हुए सदस्य, जो भी लोकसभा के चुने हुए सदस्य रहेंगे, वो अपने बहुमत से या फिर अपनी पार्टी के सहमति से, जिस पार्टी का बहुमत आएगा, उनसे ही प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो क्या जनता ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट पीएम चुना है? तो इसका जवाब होगा नहीं, ये अप्रत्यक्ष प्रधानमंत्री के पद पे हैं, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष होते तो जनता को डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है। जनता अपने यहाँ से संसद के लिए सांसद चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, फिर वह सभी सांसद लोग मिलकर प्रधानमंत्री के पद पे किसी को बैठाते हैं अपनी सहमति से। इसका मतलब प्रधानमंत्री को चुनाव अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा कराया जाता है। और वही प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल की भी चुनाव होती है। प्रधानमंत्री की इच्छा से मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाता है या फिर उनका चुनाव किया जाता है। उसके बाद इसमें प्रत्याशी का न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए, जो लोकसभा के सांसद का न्यूनतम उम्र होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वो 25 वर्ष होना चाहिए। और वर्तमान में भारत में 543 संसदीय क्षेत्र हैं, यानी वर्तमान में भारत में 543 सांसद अभी लोकसभा में उपस्थित हैं या व्यवस्थित। अगर बात करें इसके बाद, तो राज्यसभा का चुनाव में क्या क्या होता है? तो राज्यसभा का चुनाव इसका जो कार्यकाल होता है, पूरा कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन इसका चुनाव हर 2 वर्ष में होता है, क्योंकि हर 2 वर्ष में लगभग 1 तिहाई, लगभग नहीं 1 तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। फिर जो 1 तिहाई सदस्य समाप्त होते हैं, उनको फिर से चयनित किया जाता है, नया इलेक्शन होता है। तो जो राज्यसभा का चुनाव है वो हर 2 साल में होगा और इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। इसलिए राज्यसभा को लोग उच्च सदन भी बोलते हैं, और उच्च सदन के साथ साथ राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए राज्यसभा को हम लोग स्थायी सदन भी बोलते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन। इसके बाद यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब कि जनता राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुनती है। इस चुनाव में जो राज्य के विधायक हैं वही मतदान करते हैं और राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। यह चुनाव अनुपातिक एकल प्रणाली से किया जाता है और इसी प्रक्रिया से राज्यसभा के सदस्यों को विधायक लोग चुनते हैं। इनकी पद की अवधि 6 वर्ष की होती है, यानी जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा। और राज्यसभा सदस्यों की कुल जो संख्या है वर्तमान में भारत में, वो 245 है। हालांकि कुल सीट 250 है, लेकिन वर्तमान में 245। बाकी जो क्षेत्र से हैं वो अभी वैलिड नहीं हो पा रही है किसी कारण से, वो क्षेत्रीय मामला की वजह से। बाकी 245 वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य हैं। फिर राज्यसभा सदस्यों की जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए, इस पे भी ध्यान रखा जाए। जो राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम उम्र रहेगा वो 30 वर्ष, और जो लोकसभा के सदस्य का न्यूनतम उम्र था वो 25 वर्ष था। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोकसभा के सांसद का न्यूनतम उम्र है और प्रधानमंत्री
के पद का जो न्यूनतम उम्र होगा वो अलग होगा। जो व्यक्ति लोकसभा का सांसद बनने की सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है, वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के पद पे भी जाने का पूरी क्राइटेरिया को पूरी करता है, चाहे वो न्यूनतम उम्र हो या फिर कोई भी चीज। जो सांसद बन गया वो प्रधानमंत्री बनने की पूरी तरह से लायक हो जाता है, एलिजिबल हो सकता है, और प्रधानमंत्री के पद पे लोकसभा से भी जा सकते हैं और राज्यसभा से भी जा सकते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव भी हर 5 साल में होता है, यानी कार्यकाल 5 साल का रहेगा। यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि करते हैं, यानी जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। यहाँ पे इस चुनाव में निर्वाचित लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य जो भी होंगे और विधानसभा के जो सदस्य होंगे, वे ही लोग मिल के राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं, अपना मतदान करते हैं। और यह चुनाव निर्वाचक मंडल, जो भी सदस्य है ये सभी लोग निर्वाचक मंडल के अंदर आते हैं, फिर वही लोग मतदान करेंगे और उसको पूरा करेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव का जो प्रक्रिया है उसको भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो वो होता है अनुच्छेद 54, यानी अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव की सारी प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए। तो 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। उपराष्ट्रपति के लिए हर 5 वर्ष ये नियत है, और जो उपराष्ट्रपति होंगे वो पदेन अध्यक्ष भी होते हैं राज्यसभा के। ये बात भी जानना जरूरी है। तो ये चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि ही करते हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो भाग लेते हैं वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। तो मनोनीत और निर्वाचित 2 तरह के अलग अलग सदस्य होते हैं। बहुत कम ही ऐसे सदस्य होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य यही दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। और यह जो उपराष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 66 में लिखा गया भारत के संविधान में। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। इनका जो न्यूनतम उम्र होगा वो होगा 35 वर्ष। इसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव के बारे में। तो हर 5 वर्ष में ये चुनाव भी होता है जिसमें हम लोग विधायक को चुनते हैं, और यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता ही चुनती है, और जनता के द्वारा चुने गए सदस्य ही जो विधायक होते हैं वही फिर विधानसभा में जाते हैं, और फिर वही सरकार के गठन में अपनी मदद करते हैं, यानी मुख्यमंत्री का भी चुनाव भी वही करते हैं। चुने हुए सदस्य बहुमत के आधार पर सरकार की या फिर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। और जो प्रत्याशी एलिजिबल है, यानी जिस प्रत्याशी को हम विधायक बना सकते हैं, वो प्रत्याशी अगर उसको बहुमत मिल जाए, सब विधायकों का समर्थन मिल जाए, तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे विधानसभाएं हैं। तो 28 राज्य तो हम लोग जानते हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो जाते हैं? तो जो 3 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि कुछ साल पहले ही इसको केंद्र शासित राज्य बनाया गया है। उसके बाद दूसरा हो जाता है आपका दिल्ली, और तीसरा होता है पुदुचेरी। तो ये तीनों ऐसे यूटीज हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभाएं हैं, जहां पे इलेक्शन भी होता है। उसके बाद जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो 25 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष के हो गए तो आप विधायक बन सकते हैं। अगर आपको विधायक बनने के बाद लोगों का समर्थन या बाकी विधायकों का समर्थन मिल गया तो आप आसानी से मुख्यमंत्री के पद पर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर होता है विधान परिषद। ये सभी राज्यों में नहीं है। इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष का, बिल्कुल राज्यसभा के जैसा ही। इसमें भी हर 2 साल में 1/3 सदस्य वो का कार्यकाल समाप्त होगा और नए 1/3 सदस्य जुड़ जाते हैं। बिल्कुल राज्यसभा के तर्ज पे ही होता है। यह राज्यों में अप्रत्यक्ष चुनाव के तौर पे होता है, लेकिन इसमें जो वोटिंग के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें विधायक होते हैं, निकाय के सदस्य, जो भी नगर निकाय का चुनाव हो उसके जो भी सदस्य होंगे वो उसमें भाग ले सकते हैं। फिर स्नातक मतदाता, यानी जो ग्रेजुएट वोटर्स हैं, जो स्नातक यानी जो जिन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली वह हो जाएंगे। फिर शिक्षक, जो भी टीचर्स होंगे स्टेट के, वे हो जाते हैं। और उसके साथ साथ राज्यपाल किसी किसी को मनोनीत करता है, वे सभी लोग विधान परिषद के सदस्य को चुनने में अपना वोटिंग को डालते हैं। कुल जो 6 राज्य हैं पूरे भारत में, ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, बस 6 राज्यों में ही है। वो 6 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटका और तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। बाकी राज्यों में विधान परिषद की कोई व्यवस्था नहीं है। इनकी न्यूनतम उम्र भी 30 वर्ष हो जाती है। जो न्यूनतम उम्र राज्यसभा के सदस्यों का था वही न्यूनतम उम्र
यहाँ पे आपको विधान परिषद के सदस्यों का भी हो जाता है। तो ये जो चुनाव थे, 6 चुनाव ये हम लोग देखें, जिसको इलेक्शन कमीशन इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर राज्य चुनाव आयोग जो है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, उसके द्वारा कौन कौन सा चुनाव कराया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो इसका गठन हुआ था वो 1992-93 में हुआ था। यानी इस आयोग का गठन संविधान के निर्माण के समय इसका कोई प्रावधान नहीं था। जब पंचायती राज्य को इंट्रोड्यूस किया गया, जब पंचायत को बनाया गया, उस समय के बाद फिर ये एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया राज्य चुनाव या राज्य निर्वाचन आयोग, गठन 1992-93 में। और ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद इसमें ऐसा चीज को, इस आयोग को लाया गया। और इसमें क्या गया, तो अनुच्छेद 243 के बहुत सारे संभाग जोड़े गए जो कि पहले नहीं थे। और वो कौन संभाग थे, तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज्य का प्रावधान जोड़ा गया। तो 92-93 उससे पहले कोई भी पंचायती राज्य कोई प्रावधान नहीं था या कोई व्यवस्था भारत के राज्य में नहीं थी। आगे हम बात करें तो अनुच्छेद 243 का के में पंचायतों के लिए और अनुच्छेद 243 ZA में नगर निकाय के लिए प्रावधान को जोड़ा गया है। जो 243 के बहुत सारे संभाग हैं, उन्हीं संभागों में अनुच्छेद 243 के कहता है कि ग्राम पंचायत होने चाहिए, और अनुच्छेद 243 ZA कहता है कि नगर निकाय भी होना चाहिए, जो कि बड़े शहरों के लिए काम होना चाहिए। और ये व्यवस्था आया कब, तो पंचायती राज्य व्यवस्था को त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था को देने वाले हैं बलवंत राय मेहता का समिति, और इन्हीं के अनुमोदन पर यह व्यवस्था भारत में लागू किया गया जो पंचायत के लिए है। तो यहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो किसके अनुमोदन, किस समिति के अनुमोदन पे आया था, तो वो थे बलवंत राय मेहता समिति, और इन्हीं के अनुमोदन पे ये पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया भारत में वर्तमान में जो चल रहा है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो यह चुनाव आयोग के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। जो इनकी नियुक्ति होती है इनको राज्यपाल के द्वारा इनके सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसमें कौन कौन चुनाव होंगे, तो ग्राम पंचायत को चुनाव आ जाता है इसके अंदर। अब ग्राम पंचायत में क्या क्या चुनाव किया जाता है, तो इस चुनाव में ग्राम के जो मुखिया होते हैं, जो भी गांव में इलेक्शन होते हैं, तो उस ग्राम पंचायत उस पंचायत के जो मुखिया होते हैं और मुखिया के साथ साथ जो वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, ये चुनाव ग्राम पंचायत के द्वारा या फिर ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर आता है। अब पंचायत क्या होगा, तो पंचायत एक गांव हो सकता है अगर बड़ा गांव रहे तो, या फिर छोटे छोटे 2-3 गांव को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही यह चुनाव बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, जनता मुखिया को चुनती है और जनता ही मुखिया के सहायक के रूप में अलग अलग क्षेत्रों से, अपने अपने क्षेत्रों से वार्ड सदस्य को भी चुनती है। यह चुनाव देश के सबसे छोटे सरकार की भूमिका निभाती है। अगर ग्राम पंचायत का चुनाव है तो जो पंचायत आपका व्यवस्था होगा, जो ग्राम पंचायत होगा, वो आपके या फिर देश का सबसे छोटा सरकार यानी सबसे कम सदस्यों का सरकार बनता है, और पहला सरकार आपका ग्राम पंचायत ही होता है। उसके बाद इसमें कौन कौन इसके सदस्य बन सकते हैं, चाहे वार्ड का इलेक्शन हो या फिर मुखिया का चुनाव हो, तो जो एलिजिबल पर्सन होंगे उनका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, जो कि ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग ले सकते हैं। हम वोटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं। तो 21 वर्ष होना चाहिए। उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद ग्राम पंचायत में दोबारा चुनाव होता है, या तो पुराने जो मुखिया है वही चुनाव जीत के कार्यकाल को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर नए मुखिया आएंगे या फिर वार्ड सदस्य आएंगे। दूसरा जो चुनाव होता है वो होता है पंचायत समिति का। और पंचायत समिति क्या होता है, तो यह चुनाव ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत के साथ प्रत्यक्ष होता है, यानी मतलब ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का चुनाव होता है, जिसमें हम लोग चुनते हैं बीडीसी को। और ये बीडीसी क्या होते हैं, तो मेंबर ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, यानी प्रखंड विकास जो परिषद हो गया उसके सदस्य को हम लोग, समिति के सदस्य को हम लोग चुनते हैं, और वही फिर आगे जाकर प्रमुख का भी चुनाव करते हैं। तो जो हम बीडीसी को चुनते हैं, जो कि ब्लॉक के स्तर पे कुछ विकास के लिए एक एक ब्लॉक से चुन कर जाते हैं, ब्लॉक में जब सभी लोग चुन के जाएंगे तो वही ब्लॉक से सभी सदस्य, सभी बीडीसी मेंबर्स मिलकर एक प्रमुख का भी चुनाव करते हैं। सभी बीडीसी मेंबर्स मिलकर एक प्रमुख का चुनाव करेंगे, और प्रमुख और उप प्रमुख दोनों का चुनाव इन्हीं लोग करते हैं जो बीडीसी सदस्य होते हैं। इसके साथ इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा, और न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो जाती है। अगर इसके बाद बात करें तो जिला परिषद का चुनाव जो ग्राम स्तर पर है, लगभग ये सभी चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव के साथ हो जाते हैं। तो जिला परिषद के चुनाव में
हर ग्राम पंचायत के साथ अलग अलग वार्ड को बनाया जाता है, जिला परिषद का वार्ड अलग हो जाता है और वहां से हम लोग जिला परिषद के सदस्य का चुनाव करते हैं और फिर वही जिला परिषद सदस्य जो जिला के स्तर पर योजनाओं को देख सकते हैं, विकास के लिए कुछ कार्यक्रम को बना सकते हैं, जो गांव के जनता रह रहे हैं तो जिला के स्तर पर जो कार्यक्रम को बनाएंगे वे सभी लोग मिलकर सदस्य आपस में एक जिला परिषद के अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं या उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। इनका भी कार्यकाल बिल्कुल 5 साल और न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। तो जो लोग भी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होंगे मेरे या फिर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते होंगे वो देखे होंगे कि आप जब इलेक्शन में भाग लिए होंगे या फिर आप जब वोट देने गए होंगे तो आपको 4 लोगों को चुनना होगा। एक तो आपके वार्ड सदस्य होंगे, दूसरा आपके मुखिया होंगे, आप उनके लिए भी वोट किए होंगे, तीसरा आप अपने बीडीसी के लिए वोट किए होंगे और चौथा वोट आप अपने जिला परिषद के लिए किए होंगे। अगर ईवीएम पे होगा तो 4 ईवीएम होगा या तो अगर बैलेट पेपर पे होगा तो चार पर्चियां आपके पास आई होंगी और चारों में अलग अलग पद के लिए आप वोट किए होंगे अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हो तो। नहीं तो वर्तमान में जो थोड़ी से शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो चुनाव होता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें नगर निकाय चुनाव की तो उसमें बात करते हैं नगर पंचायत का चुनाव जो वर्तमान में जो मेरा अपना शहर है श्री बंशीधर नगर, यहाँ पे भी चुनाव हुआ है। नगर निकाय में नगर पंचायत का चुनाव हुआ है वर्तमान में, जहां से जीत के आई हैं श्रीमती साधना देवी जी, जिनके पत्नी का नाम है रवि प्रकाश और बबलू जी। तो बहुत ही अच्छे उम्मीदवार भी थे, इन्होंने मेहनत भी बहुत करा था, लोगों से जनसंपर्क भी करा था और अच्छे वो जमीन से जुड़े हुए लोगों से मिलते रहे, इसलिए शायद उन्होंने जीत भी दर्ज की, जनता उनके साथ भी खड़ी हुई। तो ये चुनाव जो वर्तमान में भी हुआ निकाय चुनाव, चाहे हमारा शहर हो या फिर जो भी शहरी इलाका है, वो चुनाव राज्य चुनाव आयोग ही कराती है। और इसमें किसको तो नगर पंचायत का चुनाव के बारे में अगर बात करें तो यह चुनाव जो होता है वैसे जगहों पे होता है जो गांव से शहर की ओर बढ़ रहे हो, यानी जो पहले गांव थे लेकिन अभी थोड़ी शहरीकरण हो रही है, तो जो गांव से शहर की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे क्षेत्रों में नगर पंचायत का गठन होता है और नगर पंचायत का चुनाव होता है। इसके लिए क्षेत्रीय सरकार के तौर पर प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, यानी जनता डायरेक्ट चुनती है। तो इसमें जनता ने किस किस को वोट दिया है तो जनता इसमें अध्यक्ष पद के लिए वोट करती है और वार्ड पार्षद के लिए वोट करती है और ये डायरेक्ट वोट करती है। हालांकि कहीं कहीं राज्यों में इसके नियम को बदल दिया जाता है, लेकिन झारखंड की अगर बात करें जो मेरा राज्य है तो वहां से डायरेक्ट ऐसा होता है कि आप अपने वार्ड पार्षद का चुनाव कर रहे हैं और अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कर रहे हैं। इस बार तो ईवीएम से नहीं हुआ है बल्कि इस बार का चुनाव आपका बैलेट बॉक्स से किया गया है, यानी बैलेट पेपर से किया गया है। 2 पर्चियां मिली थी जिसमें एक में आपको अध्यक्ष के लिए वोटिंग करना था, मुहर लगाना था और दूसरा अपने वार्ड पार्षद के लिए मुहर लगाना था। तो सीधे जनता चुनती है इसको भी। और राज्य कानून के अनुसार ये जो प्रक्रिया है ये बदला जा सकता है, इस बात पे फोकस कर सकते हैं। राज्य कानून के अनुसार ये प्रक्रिया को बदला जा सकता है। अब प्रक्रिया कैसे बदलेंगे तो हो सकता है कि अध्यक्ष का चुनाव न हो, जनता सिर्फ वार्ड पार्षद को चुने और वही वार्ड पार्षद मिलकर बाद में अपने बीच से एक अध्यक्ष का चुनाव करे। ऐसे भी कहीं कहीं पे किसी किसी दूसरे राज्य में ऐसे भी कानून या फिर ऐसे भी चुनाव की प्रक्रिया है। कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। उसके बाद अगर बात करते हैं तो नगर निकाय चुनाव में दूसरा चुनाव होता है नगर परिषद चुनाव, जो कि हमारा जो जिला है गढ़वा वो शहर है, वहां पे नगर परिषद का चुनाव हुआ है, वहां पे नगर पंचायत या फिर नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है। तो कहां पे होता है तो जो मध्यम वर्ग के शहर होते हैं, जो कि ना छोटे शहर है ना बड़े शहर है, जो बीच के शहर होते हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके वहां पे नगर परिषद बनाया जाता है, यानी नगर परिषद का वहां पे चुनाव कराया जाता है। और इसमें भी जनता प्रत्यक्ष रूप से नगर परिषद के अध्यक्ष और वहां के वार्ड पार्षद के लिए वोट डालती है या फिर चुनती है। इस बार यहाँ भी बैलेट पेपर से भी हुआ है, तो इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और राज्य कानून के अनुसार यहाँ भी बदला जा सकता है, यानी यहाँ भी वार्ड पार्षद मिलके नगर परिषद के अध्यक्ष को चुन सकते हैं। यह प्रक्रिया वहां बदला जा सकता है, यह राज्य कानून के अनुसार हो सकता है। दूसरा बात, कार्यकाल 5 साल और न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, जैसा कि पहले था पंचायत चुनाव में वैसा ही है। और तीसरा जो क्षेत्रीय सरकार में सबसे बड़ा सरकार बन जाता है, क्षेत्रीय की बात करें तो वो होता है नगर निगम का चुनाव, जो हमारे मेदिनीनगर में या फिर रांची में हुआ है। तो जो बड़े शहर हैं, जो महानगर हैं, वहां पे ऐसे चुनाव को कराया जाता है जिनका जनसंख्या बड़ा है या फिर जहां पे शहरीकरण हो चुका है, वैसे जगहों पे नगर निगम का चुनाव होता है। और उस तौर पे जनता सीधे महापौर, जिसको हम लोग मेयर बोलते हैं, साथ साथ वार्ड पार्षद का चुनाव कर सकती है या करती है या फिर इस बार की भी है। और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार चाहे तो यहाँ का कानून बदल सकती है, यानी सिर्फ जनता वार्ड पार्षद को चुने और वार्ड पार्षद अपने बीच से मेयर का चुनाव कर दे, ऐसी प्रक्रिया भी हो सकती है। तो ये ऐसी तरह के चुनाव भी चलते हैं, इनका भी कार्यकाल बिल्कुल 5 साल और न्यूनतम उम्र 21 साल। तो ये टोटल अभी तक हम लोग 12 ऐसे इलेक्शन है जिसको हम लोग कवर किए हैं आज के इस वीडियो में।
और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें तो कितनी सारी प्रक्रियाएं होती है जिससे चुनाव होकर गुजरता है। तो पहला जो प्रक्रिया है मतदाता सूची की जांच करना और उसको तैयार करना। आप भी देखे होंगे कि जब भी कोई चुनाव आता है उससे पहले मतदाता सूची के बारे में आपके यहाँ लोग आते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन कौन से वोटर्स नए जुड़ रहे हैं या फिर कौन कौन से पुराने वोटर्स हैं जो अब नहीं रहे। तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप चुनाव का कार्यक्रम की घोषणा, जैसे डेट्स जो रिलीज होते हैं कि इस दिन को इतने चरण में चुनाव होगा, ये दूसरा स्टेप होता है जहां से चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होती है और इसी के साथ साथ आचार संहिता भी लागू हो जाता है। तो तीसरा स्टेप आचार संहिता का प्रभावित हो जाना, यानी अब कोई भी जनता के साथ प्रलोभन या फिर कोई लुभावने वादे नहीं कर सकते हैं। चौथा स्टेप राजनीतिक पार्टियों का टिकट वितरण। अगर ये पार्टीगत इलेक्शन है तो जो पार्टियां होती हैं अपने प्रत्याशी को घोषित करती हैं और उनको टिकट बांटती हैं, ये चौथा स्टेप हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टीगत चुनाव नहीं है जो वर्तमान में हुआ है तो कोई भी उसमें टिकट वितरण वाला कार्यक्रम उसमें नहीं होगा। फिर उसमें जो पांचवा स्टेप होगा प्रत्याशियों का नामकरण। जो प्रत्याशी अपनी एलिजिबिलिटी को पर्चे में भर के देते हैं वो नामकरण होता है, तो वो नामकरण भी होता है पांचवा स्टेप। छठा स्टेप नामकरण नामांकन पत्रों की जांच। जो वहां की अथॉरिटीज होंगी वो उन पत्रों की जांच करेगी कि ये सही नामांकन पर्चा भरा गया है या फिर नहीं भरा गया है। फिर छटनी भी होता है और साथ में प्रत्याशी जो होते हैं वो अपने नाम को वापसी भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्हों को बांटा जाता है। अगर ये इलेक्शन पार्टीगत नहीं है तो इसमें जो चुनाव चिन्ह है वो बांटा जाता है, और अगर पार्टीगत है फिर भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव चिन्हों का वितरण किया जाता है। साथ ही इसके साथ जब चुनाव चिन्ह का वितरण हो जाएगा तो चुनावी प्रचार भी प्रारंभ हो जाता है, यह 9वां स्टेप। 10वां स्टेप चुनाव समाप्ति से 48 घंटा पहले प्रचार समाप्त कर दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव का समय है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, तो उससे पहले जो है इसके प्रचार को समाप्त किया जाता है। तो मतदान की तिथि 11वां स्टेप मतदान होगा। जिस दिन मतदान होगा सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। इसमें प्रक्रिया है कि अगर मतदाता आते रह रहे हैं तो 5 बजे के बाद भी मतदान कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर मतदाता नहीं आ रहे हैं 3 बजे ही मतदाता आना बंद कर दिए तो 3 बजे मतदान को बंद नहीं किया जाएगा, 5 बजे तक मतदान कंफर्म चलना है। उसके बाद बैलेट बॉक्स या ईवीएम जिस पे भी मतदान हुआ है उसको एक तरह से संग्रह कराना और संग्रह करके उसको वज्रगृह में डालना जहां पे काउंटिंग होना है, वहां पे इसको अच्छे तरीके से रखना, ये 12वां स्टेप। 13वां स्टेप मतगणना होगा, वोटिंग को गिना जाएगा, और 14वां स्टेप परिणाम, जो भी परिणाम आएगा परिणाम उसको दिया जाएगा। परिणाम यानी रिजल्ट के साथ साथ जो भी प्रत्याशी विजयी होंगे उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो ये 14 स्टेप्स लगभग छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे हैं जो किसी भी चुनाव में पूरे किए जाते हैं और ये 14 स्टेप्स के साथ ही कोई भी चुनाव कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा बना होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सभी चीज को कवर कर चुके हैं जो कि चुनाव या निर्वाचन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर वो सेंटर का हो या फिर वो हमारे लोकल क्षेत्र पंचायत का हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इलेक्शन के बारे में तो आप हमारे चैनल एसबीआई ट्यूटोरियल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि कुछ ऐसे वीडियोस जो होते हैं एजुकेशनल वीडियोस या फिर इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें और आप कुछ न कुछ करंट मुद्दों से जुड़े हुए कुछ चीजों को सीखते रहें। आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही आपके साथ अगर कुछ और नया मुद्दा था उसको लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।